नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है वह मौर्य वंश के बाद का जो विदेशी शासक जब उनका आक्रमण हुआ और उसके बाद जो एक विशाल साम्राज्य स्थापित होता है जिसे हम लोग गुप्त साम्राज्य के तौर पे जानते हैं। तो आज यह वीडियो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य के काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी चीज़ों को कवर किया। और मौर्य साम्राज्य के बाद जब विदेशी आक्रमण होता है और मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे राजवंशों में खंडित हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर जब गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य के तौर पर यहाँ स्थापित होता है तो किस प्रकार की वहाँ पर स्थितियाँ बनती हैं और उस वंश के अंतर्गत कितने महान राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। आज उन सभी राजाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे होता है और क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य जब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और अपने पतन की ओर बढ़ रहा होता है तो उस समय जो यहाँ के देसी राजा होते हैं वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर जो विदेशी आक्रमण होते हैं वह यहाँ पर होने लगते हैं। और विदेशी जितने भी राजा थे वह इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर आक्रमण कर धीरे धीरे अपना राजवंश स्थापित करने लगते हैं। और इस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य जिसे भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार किया था वह टूटकर कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। तो इस प्रकार कई वर्षों बाद जो कुषाणों के जो सामंत हुए जिन्हें आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के तौर पर जानते हैं, वह अपनी स्थिति का धीरे धीरे फ़ायदा उठाकर अपने आप को मजबूत करते रहे और देखते ही देखते एक गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। अब इस वंश के परिचय के बाद अगर हम इसके स्रोतों की बात करें कि इस वंश के जो जानकारी के हमें स्रोत हैं वह कहाँ से मिलते हैं, तो इस वंश के जो जानकारी के स्रोत हैं वह प्रमुख रूप से साहित्यिक लेख, मुद्रा और यात्रा विवरण के माध्यम से हम इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इतिहास में साहित्य स्रोत को हम काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि हमें साहित्यों के माध्यम से इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए या जितने भी महत्वपूर्ण वंशों का उदय हुआ उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर गुप्त वंश के जो प्रमुख स्रोत थे उनमें से देवी चंद्रगुप्तम की एक कहानी है, और जैसे कि मुद्रा राक्षस की कहानी जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है, कामसूत्र जो कि वात्सायन द्वारा लिखी गई है, और कालिदास की एक रचना है जिसमें उन्होंने गुप्त वंश के बारे में जानकारी दी गई है। इतिहास में इन साहित्यिक स्रोतों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो अगर स्रोतों की बात करें तो स्रोत में साहित्यिक स्रोतों से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वहीं इसके अलावा अगर हम लेख की बात करें तो लेख में एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो कि समुद्रगुप्त के एक दरबारी थे हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया है। और इस अभिलेख में उन्होंने गुप्त वंश के जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए और उन्होंने किस किस प्रकार से युद्ध करके कितने कितने वंश तक या किस किस समय तक अपने गुप्त वंश को स्थापित किया और उन सभी राजाओं के बारे में इन्होंने एक एक कर जानकारी दी है। तो हमें गुप्त वंश की महत्वपूर्ण जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एरण अभिलेख जिसमें से प्रमुख रूप से सती प्रथा की सबसे पहली जो होने की जानकारी मिलती है वह एरण अभिलेख में मिलती है। अगर वहीं हम ताम्रपत्र की बात करें तो ताम्रपत्रों से भी हमें गुप्त वंश के बारे की जानकारी मिलती है। और वहीं अगर हम मोहरों पर लेख की बात करें तो कुछ मोहरें ऐसी हमें प्राप्त हुई हैं जहाँ से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्रोत के माध्यम से दो स्रोत देख लिए जो कि साहित्य और लेख के तौर पर थे, और यहाँ से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करें दोस्तों, वहीं अगर हम तीसरे स्रोत की बात करें तो तीसरा जो हमारा स्रोत बनता है वह हमारा मुद्रा है। और हर वंश जितने भी हमारे इतिहास क्रम में आए हैं उसमें हर वंश ने किसी न किसी प्रकार की मुद्रा चलाई है, या वही किसी धातु की रही हो या प्रतीक मुद्रा रही हो। तो यहाँ पर गुप्त वंश में भी उन्होंने कुछ मुद्राएं चलाई थी जो, और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा जो सिक्के चलाने का श्रेय मिला है वह गुप्त वंश को मिला है, क्योंकि यह साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था और काफ़ी लंबे समय तक चला। तो इस प्रकार इस
वंश ने जो सिक्के जारी किए वह प्रमुख रूप से गोल्ड के जारी किए, और इन सिक्कों में कई वंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और इन्होंने अपने सिक्कों में तिथियों के बारे में भी कई सारा उल्लेख किया है। तो इन सिक्कों के माध्यम से भी हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और इन सिक्कों में आर्थिक, कला और विदेशी व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। आर्थिक, कला और विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है, तो यह सिक्के अगर विदेश में हमें प्राप्त होते हैं खुदाई के दौरान, और या जिनसे जैसे हमारा इनसे विदेशी व्यापार होता था, तो विदेशों के माध्यम से भी जो व्यापार की जानकारी मिलती है वह हमें इन सिक्कों के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा कला की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए समुद्रगुप्त, उनकी एक प्रतिमा वीणा बजाते हुए इन सिक्कों पर पाई गई है। इससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो थे वह वीणा प्रेमी थे और उनमें वीणा बजाने की कला थी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कला के बारे में भी जानकारी मिलती है कि जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। आगे हम बात करें यात्रा विवरण के क्रम में, जो कि हमारा चौथा स्रोत है, इसमें इन्होंने कुछ यात्री जो गुप्त वंश से संबंधित थे और गुप्त वंश में आए थे, उसमें से फाहयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आए हुए थे, इन्होंने अपने साहित्य में गुप्त वंश के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी है। और इस प्रकार हम लोग यहाँ पर स्रोतों में देखते हैं कि जितने भी हमें साहित्यिक लेख, मुद्रा और यात्रा विवरण के प्रकार के स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनमें से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं यही प्रमुख शासकों के बारे में। तो अब हम इस गुप्त वंश में जितने भी प्रमुख शासक हुए उनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रमुख शासक के तौर पर जो सबसे पहले इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, उन्होंने 240 से 280 एडी के बीच में गुप्त वंश की स्थापना की, और इन्होंने वहाँ पर जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में अपने वंश की स्थापना की, और काफ़ी छोटे तौर पर उस अपने शासन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वह प्रमुख रूप से प्रयाग प्रशस्ति लेख में इसका वर्णन मिलता है। तो श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक, वह 240 से 280 एडी के बीच में गुप्त वंश की स्थापना करते हैं, और इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। वहीं आगे हम अगर बात करते हैं कि इनके जो इस वंश के दूसरे राजा हुए उनके बारे में अगर हम बात करें, तो इनके जो दूसरे राजा जो कि श्रीगुप्त के बाद आते हैं वह घटोत्कच आते हैं, और वह 280 से लेकर 319 एडी के बीच में शासन प्रारंभ करते हैं। और ये एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी। तो इन दो राजाओं के बारे में हम लोगों ने प्रमुख शासक के तौर पर जो थे, और उनमें से श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे, और उसके बाद दूसरे जो हमारे राजा थे वह घटोत्कच हुए, और यह ऐसे पहले राजा थे जो महाराज की उपाधि धारण करते हैं। परीक्षा में इन दोनों राजाओं से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। श्रीगुप्त से प्रमुख रूप से संस्थापक के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और ये दो राजाओं ने ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में अपना शासन नहीं किया, और ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया था ज़्यादा जो जिसमें इनसे परीक्षा से प्रश्न पूछे जाएं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे राजा के बारे में, जो कि गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, और उनमें से जो तीसरे राजा थे वह हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो कि 319 से लेकर 335 एडी के बीच में शासन करते हैं। इनके शासनकाल की जो समय अवधि है वह 319 से लेकर 335 एडी है। आगे वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने धीरे धीरे अपने सत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया, और इसी कारण इन्हें वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन है, तो वह हमारे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। अगर वहीं संस्थापक अगर खाली पूछ ले तो हमारे श्रीगुप्त है। तो यहाँ पर हमें दो प्रश्न पूछता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो हमारा उत्तर होगा श्रीगुप्त। और अगर पूछ ले कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने गुप्त संवत चलाया, जो कि 319 ईस्वी में चलाया, और गुप्त संवत की शुरुआत की।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर प्रश्न पूछ ले कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो वह हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने गुप्त संवत शुरू किया। आगे अगर हम यही जानकारी अगर पीछे से रिलेट करके पढ़ें तो हम लोग पढ़ते हैं पीछे कि कुषाण वंश के एक राजा थे कनिष्क, जिन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। तो इस प्रकार जो संवत से रिलेटेड प्रश्न है उन्हें भी याद रखना है। तो यहाँ पर गुप्त वंश में जो गुप्त संवत चलाने वाले राजा थे वह हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। आगे यही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी ली। तो महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला गुप्त वंश का कौन सा ऐसा संस्थापक था जिसे वास्तविक संस्थापक जाना जाता है, तो वह हमारे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। जैसे कि पिछले वाले मौर्य वंश में हम जब पढ़ते हैं तो बिंबिसार जो थे उन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इन्होंने बिंबिसार की तरह ही लिच्छवी की एक राजकुमारी थी कुमार देवी, जिससे इन्होंने विवाह किया और अपने राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि इनका विवाह किससे हुआ था, तो वह कुमार देवी से हुआ था, जिनसे इन्होंने विवाह किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे हम यही बात करते हैं इनके बाद जो हमारे प्रमुख राजा हुए। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो अगले महत्वपूर्ण राजा हुए वह हमारे समुद्रगुप्त हुए, जिन्होंने 335 से लेकर 375 एडी के बीच में अपना शासनकाल स्थापित किया। और विंसेंट स्मिथ नामक एक इतिहासकार हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एक ऐसे एकमात्र राजा थे इस वंश के जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इन्होंने उत्तर भारत में, जिसे आर्यवर्त कहा जाता है, वहाँ इन्होंने 9 राजाओं को परास्त किया और नीचे दक्षिण भारत में इन्होंने 12 राजाओं को पराजित कर अपना साम्राज्य पूरे भारत में स्थापित किया। इस कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो परीक्षा में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो वह हमारा समुद्रगुप्त हो जाएगा। और इसकी उपाधि किसने दी है, तो वह विंसेंट स्मिथ नामक एक इतिहासकार हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आगे वहीं हम बात करते हैं कि हरिसेन रचित, जो कि इनके हरिसेन एक दरबारी कवि थे, उन्होंने एक प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखा है और उसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय हुई उसका उल्लेख किया है। तो हरिसेन इनके एक दरबार में दरबारी कवि थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक एक अभिलेख लिखा और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय की, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जितनी सारी विजय थी, वह उन विजयों का वर्णन उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में करते हैं। प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित है। तो आगे इसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने आर्यवर्त के 9 राजा, जो कि उत्तर भारत में थे, और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया और इस प्रकार इन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। और जो गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त और घटोत्कच के समय काफ़ी छोटा था, वह समुद्रगुप्त तक आते आते लगभग पूरे भारत पर इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है और इसी कारण इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। आगे हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अशोक द्वारा निर्मित यह अभिलेख कौशाम्बी में पहले स्थापित था और जिसे बाद में अकबर अपने प्रयाग में स्थापित करता है, जो कि आज इलाहाबाद का क्षेत्र है। तो इस प्रकार यह अभिलेख सबसे पहले कौशाम्बी में स्थित था और उसे बाद में जो राजा मुग़ल राजा अकबर होते हैं वह इसे प्रयाग में स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि प्रयाग जो प्रशस्त अभिलेख था वह किसके द्वारा प्रयाग में स्थापित किया गया, तो वह हमारे राजा अकबर द्वारा स्थापित किया गया। आगे हम बात करते हैं इसी स्तंभ में जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन है।
तो इस अभिलेख से हमें केवल समुद्रगुप्त के बारे में नहीं बल्कि अन्य राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। आगे यहाँ पर समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो साम्राज्य में कई सिक्के चल रहे थे, उन सिक्कों में इन्हें वीणा बजाते हुए भी देखा गया है। तो इससे पता लगता है कि ये साहित्य और कला के प्रेमी थे और इस कारण इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि गुप्त वंश के ऐसे कौन से संस्थापक थे जिन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई? तो वह हमारे समुद्रगुप्त थे। आगे हम बात करते हैं इसके अगले राजा के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्होंने 375 से लेकर 415 के बीच में अपना शासनकाल स्थापित किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय से जो प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने सबसे प्रमुख जो चीज़ की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और इस अवसर पर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी और चांदी के सिक्के भी चलवाए। तो इनके शासनकाल में एक नई चीज़ हुई जो कि गुप्त वंश में, जैसे हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर इन्होंने जो प्रमुख रूप से सिक्के चलाए थे वह स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, लेकिन यही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाए। तो अगर विक्रमादित्य के तौर पर पूछे तो वह हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम। आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो किसी कला में निपुण हो या किसी ऐसे क्षेत्र में पारंगत हो जिससे उनकी कला की पहचान की जा सके और उन्हें विशिष्ट रूप में उसी रूप में जाना जाए। तो उनके दरबार में ऐसे 9 व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न का खिताब दिया गया था और इन्हीं के समय फाह्यान चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछता है कि फाह्यान किसके दरबार में आया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। और मेहरौली लौह स्तंभ एक था जिसे कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थापित है इस समय। तो मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण भी इस समय करवाया गया था। यह एक ऐसा स्तंभ है जिस पर आज भी जंग नहीं लगा है, तो यह इसी कारण इतना फेमस है। और अगर वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम नामक एक दिल्ली में मस्जिद है, वहाँ इसको स्थापित किया गया है और दुनिया भर के पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो यह इतिहास में काफ़ी स्थान रखता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुप्त वंश से संबंधित उनके प्रमुख शासक जैसे कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर 415 से लेकर 455 एडी के बीच में इन्होंने शासन किया। और इनके समय में क्या चीज़ हुई, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नालंदा जो कि विश्वविद्यालय था, जो कि पूरा विश्व में प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इन कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो था वह कुमारगुप्त के समय प्रारंभ हुआ और हूणों का प्रथम जो आक्रमण हुआ था वह भी कुमारगुप्त के समय हुआ, जिसे पराजित करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। तो इन्होंने 2 चीज़ें बहुत खास की थी जिससे परीक्षा में यहाँ पर प्रश्न बनाता है कि हूणों का जो प्रथम आक्रमण था वह भी कुमारगुप्त के समय हुआ था और उसे पराजित करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस समय हुआ? तो वह कुमारगुप्त के समय हुआ और हूणों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वह भी इनके समय हुआ था। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त जो कि 455 से लेकर 467 एडी तक शासन करते हैं और जब कुमारगुप्त अपने समय में इन्हें हूणों को पराजित करने के लिए भेजते हैं तो हूणों को ये पराजित करने में सफल हो जाते हैं। और परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर हूणों को किस गुप्त वंश के राजा ने पराजित किया था? तो वह स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हूणों के आक्रमण को पराजित कर दिया और उसे असफल बनाया। आगे यही बात करते हैं सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी इन्होंने ही करवाया था। सुदर्शन झील जो कि इतिहास में काफ़ी फेमस है, जो कि चंद्रगुप्त के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि इसका जो सबसे पहला
पुनरुद्धार कराया गया था वह रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। और उसके बाद यह झील फिर से ख़राब हो जाती है और उसके बाद दोबारा जब इसका पुनरुद्धार होता है तो वह स्कंदगुप्त द्वारा कराया जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि सुदर्शन झील का दोबारा पुनरुद्धार किसने करवाया गुप्त वंश के शासक ने, तो वह सुदर्शन झील का दोबारा पुनरुद्धार कराने वाला जो शासक था वह स्कंदगुप्त था। इसके बाद इस वंश के जो राजा हुए वह भानुगुप्त हुए, जो कि 510 ईस्वी में हुए और इनके समय एरण अभिलेख की लिखा गया, जिसमें से सबसे पहले सती प्रथा के जानकारी का वर्णन मिलता है। तो इस वंश के अगर हम अंतिम शासक के बारे में बात करें तो वह विष्णुगुप्त हुए। विष्णुगुप्त जो कि अंतिम शासक थे, जो 550 AD में अपना शासन स्थापित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्कंदगुप्त के बाद ऐसे कोई भी इस वंश के राजा नहीं हुए जो गुप्त साम्राज्य को एकीकृत करने में सफल हुए हों और धीरे धीरे यह साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार गुप्त साम्राज्य का उदय होता है और श्रीगुप्त जो कि इस वंश के संस्थापक कहे गए, उन्होंने इस वंश को स्थापित किया और इस वंश के वास्तविक जो संस्थापक थे, जिन्होंने इस साम्राज्य को विस्तार करने में और उसको आगे बढ़ाने में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने काफ़ी सहयोग किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के उदय के बारे में और उसके जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने का ज़रूर प्रयास करें। आपके पास किसी भी प्रकाशन की अच्छी बुक हो उससे पहले थ्योरी सेक्शन ज़रूर पढ़ें और उसके बाद इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़रूर बनाएं। उससे निश्चित ही आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो देसी स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।